नहीं बेटा, आज का टॉपिक हमारा टेबल। और टेबल के ऊपर ही हमारी लास्ट बात हुई थी और हमने जस्ट वहाँ पे ये देखा था कि टेबल कितने तरीकों से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसकी हमने डिफरेंट कमांड डिस्कस की थी यहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट करने के हवाले से, जिसमें हमने ये देखा था कि हम ये सिलेक्शन के साथ, इंसर्ट मेथड के साथ एंड देन ड्रॉ टेबल के साथ और देन क्विक टेबल के साथ हमने ये इंसर्ट करके देखा था, टेबल हमने क्रिएट किया था। आज हम ये बात करेंगे इसके साथ कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की कमांड किस तरह इंप्लीमेंट होती है और एक्सेल की शीट को बताओ टेबल हम इसके अंदर किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं, वो बात करेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारा टेबल से डिफरेंट रिलेटेड हमारी जो कमांड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में नोट किया होगा कि जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया है तो मेरा कर्सर इस वक्त टेबल से बाहर है, तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को सेपरेट कोई नया टैब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मगर जैसे ही मेरा कर्सर टेबल के अंदर आता है तो मेरे सामने टेबल टूल के नेम से दो जो हैं, जो टैब कंट्रोल, नए टैब कंट्रोल है, वो मेरे सामने जो है वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को अगर हम देखें फर्दर तो इनमें जो जो कमांड्स हमें नजर आ रही हैं उनमें मैं फर्स्ट वन, अभी हम बात स्टार्ट करते हैं अपने लेआउट के हवाले से कि लेआउट्स में रहते हुए टेबल्स कमांड से क्या मतलब टेबल्स के अंदर जो लेआउट, टेबल टूल्स में जो लेआउट का टैब है उसके अंदर जो कमांड्स है वो कौन कौन सी हैं और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेट्स सी जी, मैं फर्स्ट वन हमारे पास ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट से मुराद, जैसे हम लोगों ने बेटा ये होम टैब के अंदर बात की थी, पैराग्राफ की अलाइनमेंट की बात की थी कि पेज के ऊपर पैराग्राफ को या अल्फाज को हम लेफ्ट साइड पे लाइन करना चाहते हैं या राइट साइड पे करते हैं या जस्टिफाई करते हैं या सेंटर करते हैं। इसी तरह जो हमारा सेल है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे अगर कोई डाटा लिखता हूँ तो जो भी डाटा लिखा जा रहा है वो डाटा मेरा वो और देख रहे हैं कि सेल ऑलमोस्ट हमारे एक टॉप कॉर्नर पे मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर गौर करें तो आप लोगों को ये इंडिकेट हो रहा होगा कि यहाँ पर जो 9 डिफरेंट आपको अलाइनमेंट नजर आ रही हैं कि वो अलाइनमेंट हमारी हैं क्या। फॉर एग्जांपल अगर चाहते हैं कि नहीं डाटा मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए सेल के, तो आप इसको क्लिक कर दें तो देख लें डाटा बिल्कुल सेंटर में अंदर लाइन हो चुका हुआ है। आप उसको लेफ्ट साइड पर रखना चाह रहे हैं, आप उसको राइट साइड पर रखना चाह रहे हैं, बॉटम में लाना चाह रहे हैं, टॉप साइड पर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब ये उसकी लोकेशन हो जाती है कि आपने उसकी सेल के अंदर डाटे की अलाइनमेंट जो है वो क्या रखनी है। वाज़ेह बात है। इसी तरह साथ इसके देखिए तो आपको ये टेक्स्ट डायरेक्शन नजर आ रही है। टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, नॉर्मली हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन यही है कि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं, सही है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, देखियो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, दोबारा क्लिक करता हूं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, चले मैंने इसकी डायरेक्शन तब्दील कर दी है। मैं इसका साइज थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर लेता हूं और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। नहीं, मैं इसके साथ इसका जो साइज, इसके जो ठीक है बात, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन के साथ जो उसके अल्फाज की डायरेक्शन है मैंने उसको चेंज कर दी। सही होगी ना बात। तो टेक्स्ट डायरेक्शन और टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट से मुराद क्या होगी हमारी कि जो डाटा हमने लिखना है इसके अंदर वो डाटा हमारी उसकी पोजीशन उस सेल के अंदर उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, उसके लिए 9 डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। सही होगी बात जी। इसके बाद देखें तो मैं फिल वक्त इनको थोड़ा सा इसको स्किप करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि ये मेरे पास कमांड्स है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। ये कमांड्स क्या करती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पर अब ये कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर आ गया है रोल ऑफ स्टूडेंट का नेम आ गया, देन उसके बाद स्टूडेंट्स के ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स आने हैं। ठीक होगी बात। स्टूडेंट का मार्क्स है जी, वो स्टूडेंट का उसके सब्जेक्ट है जी, उसका इंग्लिश का सब्जेक्ट है जी। ठीक होगी बात। एक उर्दू का है जी, एक मैथ है और एक कंप्यूटर है जी। ये इसके 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, मगर मैं सिंपली क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चारों सब्जेक्ट, ये जो चारों सेल ऊपर बनी है इनकी हेडिंग में सिर्फ एक रखना चाह रहा हूँ और वो हेडिंग में क्या रखना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं ये चारों सेल को मिलाकर एक सेल बनाना चाह रहा हूँ। देखिए 4 सेल है ना, तो मैंने चारों सेल को एक एक करके सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देखें तो यहाँ पे ये कमांड आपको नजर आ रही होगी मर्ज सेल, या राइट क्लिक करें तो आपको इसके अंदर भी एक कमांड नजर आती है मर्ज सेल। मैं जैसे इसको क्लिक किया देखें उसने इन तमाम सेल्स को मिलाकर एक सिंगल सेल जो उसको उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है बात। अब यहाँ पे मैं लफ्ज लिख लेता हूँ जी। उसके बाद ये इंग्लिश के भी होंगे जी 100 मार्क्स हैं टोटल, उर्दू के भी 100 मार्क्स हैं टोटल, मैथ के भी जी टोटल 100 मार्क्स हैं, और कंप्यूटर के भी टोटल 100 मार्क्स हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पर देखें तो बेटा मेरा ये ऑलमोस्ट मेरी हेडिंग मेरी हेडिंग रो है, जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट का नेम भी लिख दिया है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट्स के नेम भी आ गए। चले इनको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ सबको। नहीं जी, अब मैं इन सारी चीज़ों को सेंटर लाइन करवा लेता हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर मैं इनको सेंटर करवा देता हूँ। अब देखिए, अब हेडिंग रो में देखें तो मेरे पास अब ये मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इन तीनों को मिला के भी हेड एक ही सेल बना दूं। इसी तरह इन तीनों को मिला के भी इसका एक सेल बना दूं। ठीक है, तो आपके मल्टीपल सेल चाहे आपके कॉलम वाइज हो जाए या आपके रो वाइज हो जाए, तो ये उनको आपस में मर्ज करके उनको एक सेल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मर्ज सेल से मुराद ये होती है कि आपने मल्टीपल सेल्स को मिलाकर एक सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। मल्टीपल सेल्स को मिलाकर सिंगल सेल के अंदर कन्वर्ट करना, इसे कहा जाता है मर्ज सेल। ठीक होगी बात जी। चलिए मैं यहाँ पर उसके लिख लेता हूँ उसके ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स टोटल बन जाते हैं इसके टोटल 400 जी। अब इसी तरह मुझे इनको मिला के भी एक सेल बनाना है, मैं मर्ज सेल करवा लेता हूँ। इसी तरह इन दोनों को मिलाकर अब मैं इनको भी बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ भी इनको सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक होगी बात। तो ये इस अंदाज में आप अपनी हेडिंग रोज सेल को मर्ज कर लेंगे, सेल को अलाइन करना चाहें जिस भी अंदाज में आप उसको एडजस्ट करना चाहते हो। सही होगी बात जी। इसी तरह अब ये देखेंगे, जैसे फर्ज करें मैंने ये सब्जेक्ट्स का नाम लिख दिया हुआ है, मतलब मर्ज मैंने सेल को मर्ज कर चुका हूँ, मगर अब मुझे ये आता है कि नहीं जी मुझे ये उसको दोबारा मर्ज को खत्म करना है, या मुझे एक सेल को फर्दर सेल्स के अंदर डिवाइड करना है, एक सेल को फर्दर सेल के अंदर कन्वर्ट करना है या डिवाइड करना है, या जैसे ये समझ लें कि मैंने यहाँ पे 4 सेल को मर्ज करके एक सेल बना लिया था और बाद में आपको ज़हन में आता है नहीं जी मुझे ये सेल जो है एक सेल को दोबारा 4 सेल के अंदर ही कन्वर्ट करना है, तो ये बेटा काम इस काम के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट सेल। एक सेल को मल्टीपल सेल के अंदर कन्वर्ट करना है, एक सेल को मल्टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे रहता हूँ, मल्टी सेल को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 4 कॉलम थे ना, मेरे 4 सेल थे, तो मैं उसको कहता हूँ 3 कॉलम में चले कन्वर्ट कर दो इसको। क्या हुआ, उसने 3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे वो उसके 4 सेल बनाने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल है जी मैं उसके 4 सेल के अंदर दोबारा कन्वर्ट कर देता हूँ। सही है, अंडू अगेन करता हूँ, अगेन में इसको क्लिक करता हूँ, उसे कहता हूँ ये इसको 4 सेल में और 2 रो के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये आप जितने भी सेल्स के अंदर उससे कन्वर्ट करना चाहते हैं, जितने रोज कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उतने रोज एंड कॉलम में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सही है, तो स्प्लिट सेल से मुराद मतलब मर्ज सेल क्या कर रहा है, आपके सेल्स को उसने क्या कर दिया है, मल्टीपल सेल्स को मिलाकर एक सेल बना दिया। और जबकि स्प्लिट सेल क्या करेगा, एक सेल को फर्दर सेल्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या कर रहा है, चल मैं यहाँ पर कुछ और रोज ऐड करवा लेता हूँ। स्टूडेंट्स में आ गई मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब फर्ज करें कि मैं यहां से चाह रहा हूं कि मैं अपने टेबल को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मतलब टेबल है उसको मुझे डिवाइड करना है 2 सेल्स 2 टेबल्स के अंदर, मैं उसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर आप सिंपली क्या करें, इसको स्प्लिट टेबल को क्लिक करें। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा देखें जिस रो में कर्सर था उसने उस रो से अबव टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो स्प्लिट टेबल क्या करता है, टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो स्प्लिट सेल क्या करता है, सेल को कन्वर्ट करता है मल्टीपल सेल्स के अंदर, जबकि स्प्लिट टेबल की मान क्या करती है, टेबल को
दो हिस्से में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पे बेटा एक बात और है स्प्लिट टेबल के साथ, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। उसका एक इस्तेमाल और भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये टेबल बना लिया, मैं यहाँ पे डाटा आप लोगों को आसानी के लिए कुछ डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके अगर मैं स्प्लिट टेबल करता हूँ तो क्या होगा, वो टेबल को दो हिस्से में डिवाइड कर देगा, ऐसे हो गया ना। अब ये देखो फर्ज करो मुझे एक प्रॉब्लम बात आ गई है कि मैंने गलती से टेबल की हेडिंग नहीं लिखी हुई। जैसे हेडिंग से मुराद मेरी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल की हेडिंग लिखी हुई है, अब कहूँ कि मैंने ऊपर सिर्फ लिखना है स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट शीट लिखनी है, तो मेरे पास जगह मौजूद है रिजल्ट शीट लिखने की, ठीक होगी ना बात। फर्ज करें अब यही काम मैं को आपसे कहूँ कि आपने यहाँ पे रिजल्ट शीट का लफ्ज लिखना है, तो बेटा टेबल से बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है अब, ठीक है ना। टेबल उससे कर्सर उससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अपने ऊपर खाली जगह छोड़ी नहीं है, सही है। तो उसके लिए अब तरीकाकार क्या है कि आप पहली रो के अंदर कर्सर रखें, पहली रो में कर्सर रखें, यहां पर रखते हुए आप यहां पर स्प्लिट टेबल को क्लिक करते हैं, तो वो क्या करेगा, टेबल को एक स्टेप नीचे ले आएगा, ठीक है। डिवाइड नहीं हुआ टेबल क्योंकि हमने कर्सर कहां रखा था, पहली रो में। तो जो मैंने अभी जिक्र किया था कि जिस रो में कर्सर मौजूद होता है उससे अबव रो से वो क्या करता है, टेबल को डिवाइड कर देता है। तो अब मेरा कर्सर था पहली रो के अंदर, तो उससे अबव तो है ही कुछ नहीं, तो लिहाजा क्या हुआ कि उसने एक स्टेप उसको नीचे कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे जगह मौजूद है कि अब मैं यहाँ पे जो डाटा लिखना चाहूँ, जो लफ्ज लिखना चाहता हूँ वो लफ्ज लिखा जा सकता है, ठीक हो। अच्छा दूसरा तरीका बेटा इसमें क्या होता है, आप ये देखिए प्लस का साइन जो आपको नजर आ रहा है, ये नोड नजर आ रही है, मैं इसको पकड़ता हूं तो पकड़ के मैंने इसको ड्रैग करके नीचे कर दिया है, ठीक है। तो तब भी आप उसकी एक जगह बना सकते हैं, कब उसको एडजस्ट किया। मगर यहाँ पर करने से एक प्रॉब्लम होती है, बात सम टाइम एक इशू खड़ा हो जाता है, वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ ताकि आपको मेरी बात कुछ सब फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने रिजल्ट शीट का लफ्ज लिखा है, मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या हुआ, अब लफ्ज नीचे क्योंकि ऊपर जगह नहीं है अब इतनी, ठीक है। अब यही काम मैं दूसरे तरीके से करता हूँ आपके सामने, मैं जिस काम ने पहले किया था उसको मैं पहली रो में कर्सर रखता हूँ, रखने के बाद यहाँ पर स्प्लिट टेबल करता हूँ, अब यहाँ पे लफ्ज लिख लेता हूँ रिजल्ट का। अब मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, अब देखते हैं क्या होगा। जैसे जैसे फॉन्ट साइज में इंक्रीज करता जा रहा हूँ टेबल को नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी रो की हाइट जो इंक्रीज कर रहा है। तो ड्रैग करने के अंदर ये सिचुएशन हमें ये प्रॉब्लम आ जाती होती है बात सम टाइम कि आपका टेबल उतनी जगह ऊपर नहीं बनती, किसी जगह नहीं होती है, मगर जैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं वो फिर हमारे लिए बाद का फॉर्मेटिंग के अंदर हमें इश्यू बन जाता है इसका, ठीक है। तो ऊपर अगर स्पेस आपने दोबारा क्रिएट करनी है तो बेटा उसका बेहतर तरीका यह है कि पहली रो के अंदर कर्सर रखें और स्प्लिट टेबल के साथ वहां पे ऊपर जो स्पेस है वो क्रिएट कर दें, सही है। नेक्स्ट जी इसके साथ हमारे पास ये है जी ऑटोफिल। ऑटोफिल की कमांड क्या कर रही है, अब फर्ज करें मैं यहाँ पे काम कर रहा था और मैंने गलती से पकड़ा और इसको क्या हुआ, मैंने साइज कॉलम का विड्थ ज्यादा बढ़ा दी और क्या हुआ कि मेरी जो कॉलम विड्थ है वो इंक्रीज हो गई, वो पेज से बाहर निकल गई है। अब मेरे लिए इशू ये है कि मैं ये कहूँ कि मैंने अब इसको पकड़ के इसका कॉलम का साइज दोबारा छोटा करना है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है अब ये। अब मैं कहाँ से उसकी वो ढूंढूं कि किधर गया जी उसका, अब मेरे पास तो स्पेस भी नहीं है, मुझे वो इसका वो एज भी लाइन भी नजर नहीं आ रही। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑटो फिट टू विंडो। विंडो कौन सी है, ये हमारा पेज साइज, उसके मुताबिक उसको क्लिक किया तो क्या किया उसने, ऑटोमेटिकली मेरे टेबल को एडजस्ट कर दिया ऑटो फिट टू विंडो के मुताबिक। तो वो जो आपका वो जो कॉलम उससे बाहर निकला था वो दोबारा उसके अंदर स्पेस के अंदर जगह बना लेगा और आप उसके बाद आप जो भी आप जिस तरह दोबारा सेटिंग करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सेटिंग जो है वो आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, सही होगी बात। इसी तरह बेटा अगर आप जैसे मैं यहाँ पे चले काम करता हूँ, हमारे पास अब ये है रो एंड कॉलम। चले पहले हम ये देखते हैं, अगर मैंने फर्ज करें मुझे टेबल के अंदर ये कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैंने इनको खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, करने के बाद राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर देखें तो मुझे नजर आ रहा है डिलीट कॉलम, इसको क्लिक करता हूं तो मेरे जो एक्स्ट्रा कॉलम थे वहां से खत्म हो गए, सही है ना बात। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि हम टेबल के साइज को तब्दील कर सकते हैं, और मेरे टेबल के साइज से मेरा मुराद थी उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो तब्दील किए जा सकते हैं।
अब फर्ज करें कि मुझे ये कहता है नहीं जी मुझे इसमें एक कॉलम मुझे और चाहिए, मैंने यहाँ पे उसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से। अब देखिए कॉलम के हवाले से कि आपने जिस कॉलम के अंदर कर्सर मौजूद है उसकी राइट साइड के ऊपर या उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। आपने इसकी जो है राइट साइड में कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं राइट को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कॉलम आ चुका हुआ है, मैं यहाँ पे लफ्ज परसेंटेज लिख लेता हूँ जी। इसी तरह मुझे उसका ग्रेड का कॉलम भी चाहिए तो मैं एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रेड भी लिख लेता हूँ। इसी तरह अब यहाँ देखें तो आपको ये नजर आ रहा है रो अबव और बिलो कि आपने नंबर ऑफ रोज ऐड करनी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए मैं नीचे हूँ, यहाँ पे कर्सर मेरा मौजूद है तो मैं यहाँ पे बिलो को क्लिक करता हूँ, देखिए उसने एक नई रो ऐड कर दी है, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरा कर्सर यहाँ मौजूद है और मैं इसके ऊपर एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अब आपको क्लिक कर दूंगा तो एक रो ऐड हो जाएगी, सही है। इसी तरह बेटा अगर आप देखिए मैं यहाँ पे मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, मैंने 1 2 3 4 ये 5 रो मैंने सिलेक्ट कर दी है, ठीक है। तो मैं जैसे ही बिलो को क्लिक करूंगा वो क्या करेगा, उतनी ही रोज उसने ऐड कर दी, जितनी रो मैंने सिलेक्ट की थी उतनी ही रो उसने ऐड कर दी है, सही है। अब देखिए कितनी रो सिलेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं जैसे ही उसको बिलो को क्लिक करता हूँ उसने 10 रो जो है उसके अंदर ऐड कर दी है। उसको अगर हमारा एक वक्त में एक ही रो ऐड हो रही थी तो उसके मुराद क्या थी, देखिए अगर मेरा कर्सर इसके अंदर मौजूद है, इस रो के अंदर मौजूद, तो हमारी क्या है कि रो सिलेक्ट, तो जैसे मैं अबव और बिलो क्लिक करता है एक रो देता है, ठीक है। अगर अब रो सिलेक्ट है तो फिर रो ऐड मर्जी बिलो ऐड करवाएं या वो अब करवाएं। इसी तरह मैंने जब कॉलम था तो मैंने कॉलम मेरा मौजूद था तो पूरा था, चलिए मैं यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट दूं, ठीक, मैंने 2 सिलेक्ट की, मैंने जेड को क्लिक उस 2 कॉलम दी, जितनी आप सिलेक्ट करेंगे उतनी ही सिलेक्शन मुताबिक वो रोज एंड जो है सही। तो कॉलम करेंगे उतने कॉलम ऐड करेगा जितनी ऐड करेंगे रो इसके अंदर। अब वो क्या वो मर्जी है उसको राइट साइड पर करवाएंगे या उसको लेफ्ट साइड करवा दें। एक्चुअली बेटा हमारे पास चीज आज डिलीट की में क्या ही हमारे के अंदर है, फर्ज कर मैंने अभी रो डिलीट नहीं है तो मैं क्या करूँ, डिलीट रो, इसको कहो तो रो डिलीट हो जाएगी। अगर आप ज्यादा रो लेते फॉल्ट नहीं है रो कर ली है डिलीट रो वो तारीख खत्म, सही। तो कहते हो कि ऐसा नहीं है कि पूरी रो सिलेक्ट कर फिर ये डिलीट काम ऐसा होता है, फर्ज कर यही रहो, ठीक है ना, और यही मैं रहता हूँ डिलीट हो गई। और इसी तरह आपने वो ऐड करना जरूरी नहीं आपने वो सिलेक्ट इतनी देखो इतना हाईलाइट और कर रहा हूँ उतनी रो है। तो इसी तरह पास नहीं हमारा वो हमने करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया करेगा कॉलम जब जाएंगे, सही है। अब आ जाएंगे हमारा जहाँ बात थोड़ी थी हमने एबल की के ऊपर समराज की बाद में पहले फार्मूले कहें कि हमने 10 माने इसके अंदर 10 माने की जाते हैं, पर मुझे जमा करने मार्क्स को से जमा इसके अंदर देखिए फिर जैसे मैं क्लिक कर देखिए इसमें होता है जहाँ पे आप जिस सेल को ये चाहिए उस सब अपना प्लेस कर, उसके बाद फार्मूले को करें तो आपने ये फाइल का डायलॉग आपके सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ का फंक्शन होता है नंबर्स को जानने के लिए, उसके अंदर साथ ही लिखा हुआ का अब क्या होती है कि हम स्टैटिक करना है वो हमारा साइड पे है तो हमारा अब नहीं है किस साइड है लेफ्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे करूंगा यहाँ आपकी वापस क्या लिख जैसे मैं करता हूँ देख ले उस डाटे को जमा कर मुझे वन ये चीजें इसमें जमा किया, मैं इसको कर लेता हूँ भाई। तो बेटा अगर आप देखें यहाँ पे डाटे को डील कर यहाँ तब्दील कर तो इसका रिजल्ट हमारे अपडेट है। तो अपडेट के लिए क्या होता है राइट करें इसके तो हमें देखें एक्शन नजर आता है, मैं इसको क्लिक देखें उस रिजल्ट डील कर देंगे, ठीक है। तो इस हम नेक्स्ट में ये देख लें हमने ये निकालने के लिए क्या तरीकाकार होता है इसके अंदर बेटा ये चीज समझेगा यहाँ एक कॉलम ना लिए मगर कॉलम एक स्टैटिक जो है वो है इसका एग्जांपल। अब ये देखें तो ये नजर आ रहा है ए कॉलम बी कॉलम सी डी ई एफ जी हमारे पास किस कॉलम ए बी सी डी ई एफ कॉलम तो मेरे पास क्या टाइम आ वो इसके मेरे पास अपने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बात टोटल मेरे कितने 400 कितने मार्क्स 46, ठीक। तो
परसेंटेज क्या होता है, 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे अब मुझे लिखना है कि मुझे डिफाइन करना है कि मुझे ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। अब इसी अंदाज में हो तो बेटा पर रो नंबर 1 है, रो नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, तो रो कौन सी मेरी 2, 3, 4। इस रेफ क्या बन गया, इस सेल का एड्रेस क्या बना, ये 4 है कॉलम का जी कॉलम और रो, इस कॉलम के और इस रो के तो क्या जी, इस सेल का क्या बना 4। देखो बेटा मैं यहाँ पे चले आपको इंडिकेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, चले तो यहाँ पर मेरा ये कॉलम हो गया, ये कॉलम बी सी डी एच आई जे, और रो नहीं होगी ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं ये कि मेरा ये वाला बनता है ए बी सी डी, ये मेरा डी फॉर नंबर पे लफ्ज लिख देता हूँ, ये मेरा कॉलम है। तो इस चीज अगर ये मेरा सेल का रेफर बनता है या सेल ग्रेस क्या है, वो रेफर बन रहा है कॉलम को देखो कौन सा कॉलम, रोल नंबर क्या है 3 1 2 3, तो इस रेफरेंस क्या डी 3 कॉलम एंड देन उसके बाद रो। चलिए चलते हैं ई एफ एच, यहाँ पे ये मेरा बन रहा है, ये मेरा कॉलम बन रहा है। बाद अब इसी के बाद इसका कॉलम कौन सा है एच और रो कौन सी है 6, तो मेरा रेफरेंस क्या बना H6 बन गया, पहले कॉलम का नेम और उसके बाद क्या होगा रो का नंबर। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसी तरीकाकार को। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि मेरा कॉलम कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो मेरा कॉलम कौन सा है जी, तो रो कौन सी है 1 2 3 4, तो इसका रेफरेंस क्या बना G4। ठीक होगी बात, तो G4 को मैं लेके चलूंगा। तो अब मैं यहाँ पे देखिए इस सारी चीजों को मैं खत्म कर रहा हूँ, इक्वल का साइन खत्म नहीं करना है, इक्वल का साइन रहेगा, बाकी डाटा मैंने खत्म कर दिया, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर G4 को क्या करें डिवाइड कर दें, डिवाइड के लिए क्या साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लैश का साइन इस्तेमाल करते हैं डिवाइड के लिए। G4 को डिवाइड करो 400 के साथ, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक होगी बात। उसके साइन शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे तो क्या साइन आएगा, स्टेरिक का साइन आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक होगी बात जी। तो मैंने ये कहा है उसको कि 4 सेल ये वाला इस सेल का क्या है जी डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके बेटा देखा रहा है 7.5। बेटा ये जो डॉट नेम वो यही होते हैं, पहला कॉलम ए होता है, दूसरी होता है सी होगा, क्योंकि अगर इससे मैं दूसरी एप्लीकेशन को रन एक्सेल, तो अभी आपके सामने एक चीज आ जाएगी जिससे आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ नेम नजर ए सी नजर आ रहे, रो नजर आ रहे हैं, कॉलम ये होता है, ठीक है। तो कॉलम जो हमेशा जो डिफॉल्ट कॉलम के नेम है वो ए बी सी के साथ ही होते हैं, ठीक है, इन्हीं नेम साथ ही चल रही, इसी रो के साथ कर लेते, मेरा जी था तो अभी बन गया G5, तो मैं क्या यहाँ पर 5 डिवाइड 400 बाय 100। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने साथ परसेंटेज का साइन भी लगाना है, ठीक है, तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखें तो मुझे परसेंटेज का साइन नजर आ रहा है, नहीं परसेंटेज का साइन आ गया। अब जब बेटा आप परसेंटेज का साइन लेके चल रहे होते हैं, अभी आप चीज देखिएगा, अभी आपने एक चीज 64.5% आ गया, ठीक है बात। तो ये इसी अंदाज में आपको परसेंटेज का साइन भी इसके साथ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अगर आप वहां से सिलेक्शन नहीं करते हैं, दोबारा देख लें, मैं यहाँ पर अगेन लगाता हूँ G5 की बजाय अब मेरा आ जाएगा G6 आ जाएगा, G6 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे यहाँ से फिर को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने कोई परसेंटेज का साइन नहीं लिया है, सही है। तो मैं जस्ट जैसे ओके को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये चीज, ठीक है, सिंपल वो चीज डिस्प्ले होगी, उसके परसेंटेज का साइन नहीं। समझ आ गई बात। तो बेसिक जो कैलकुलेशन है वो उस मकसद के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फार्मूले के साथ हमने एक छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन जो वो करके देखी है कि वो कैलकुलेशन हमारी किस अंदाज में हो रही है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक मेथड ये भी, जैसे मैंने यहाँ पे सम किया है, मैं ये भी कर सकता हूँ। अब ये मेरा कॉलम कौन सा बनता है सी, ये सी कॉलम हो गया, ये डी कॉलम हो गया, ये ई कॉलम हो गया, ये मेरा एफ कॉलम हो गया, सी डी ई एफ। तो ये मेरी रो कौन सी थी 4 5 6 7 8। तो मतलब ये सेल कौन सा है मेरा C8 D8 E8 और F8। अच्छा
अब देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे से कहता हूँ ये चीजें खत्म कर दो, ये C8 प्लस D प्लस E8 प्लस F8, यही हो गया कॉलम। ऐसे ही था ना, ये मेरा कॉलम C था, ये D है, ये E है, ये F है। तो मेरा ये सेल का बनता है ये C8 D8 E8 और F8। ओके करता हूँ तो देख लें वही रिजल्ट मेरे सामने आ जाए। तो ये दोनों तरीकों से ये काम किए जा सकते हैं, सही है। तो मैंने ये दो तरीकों से आप लोगों को जो करके दिखाई है, तो ये इन दोनों के लिए बेटा जो हमें इनको कहा जाता है, ये हमारे कैलकुलेशन के मेथड है। इनमें एक मेथड है हमारा फॉर्मूला, और एक मेथड होता है इसे कहा जाता है फंक्शन। ठीक होगी बात। तो मैंने यहां पे बेटा आपको जो चीज करके दिखाई थी, जो मैंने आपके सामने ये जो काम किया था, ये वाला C8 प्लस D8 प्लस E8 प्लस F, इसे कहा जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? सेल्फ मेड होता है। जैसे यहाँ पे किया, या मैंने यहाँ आप लोगों को परसेंटेज इवेल्युएट करके दिखाई थी, तो ये हमने इवेल्युएट की है। तो ये दोनों चीजें इनको कहा जाता है, जहां पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे कहा जाता है फार्मूला कहा जाता है। ठीक है की बात। इसके बरक्स जो हमने कैलकुलेशन ये करके देखी थी, जहां पर हमने इस्तेमाल किया था ये सम का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये चीज होती है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? प्री डिफाइन होते हैं, प्री मेड है। ये कैलकुलेशन का मेथड क्या होता है? प्री मेड होता है। तो फंक्शन के दो मेथड है, एक है मेथड फार्मूला और एक मेथड है फंक्शन। फार्मूला कहते हैं सेल्फ डिफाइंड मेथड फॉर कैलकुलेशन, मतलब हम अपनी कैलकुलेशन के लिए जो हम अपनी मर्जी से एक मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से कुछ चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं, इन्हें कहा जाता है फार्मूला। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से डिफाइन शुदा होती हैं, जैसे साइन है, कोसाइन है, या टेन है। अब मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं ना सारी, ये चीजें ऑलरेडी डिफाइन शुदा है सारी, ठीक है, उनको जस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो चीजें पहले से डिफाइन शुदा होती हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शन। जो पहले से डिफाइन शुदा चीजें होती है उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन। और जो सेल्फ मेड है, जो हम खुद डिफाइन करेंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे फार्मूला कहा जाएगा। सही बात है। और आज के लिए हमारी लास्ट बात, हमारा ये सॉर्ट क्या करता है? चीजों को अरेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाटा सारा सिलेक्ट कर दिया, मैं ये चाह रहा हूं कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो उसका डाटा प्रॉपर आ जाए, जिसके मार्क्स सबसे कम है वो कहाँ आ जाए? वो नीचे आ जाए। सही है। तो लेट्स सी, हम इसे कहते हैं सॉर्ट को मैंने क्लिक किया, करने के लिए देखिए तो यहाँ पर चीज आ जाइए 240, मुझे किसकी बुनियाद पे करना है? ये कॉलम मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है, E F G, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स मेरे किस में है? ये G कॉलम में। हम 6 कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर का है। तो मैंने इस नंबर को डाटा प्लॉट करना है, और करना क्या है? असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग कहते हैं A to Z, मतलब छोटा नंबर पहले, उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ठीक है। और डिसेंडिंग क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो उसका रिजल्ट ऊपर चला जाए, जिसके मार्क्स सबसे कम है वो सबसे नीचे आ जाए। तो मैं डिसेंडिंग करवाता हूँ कि कॉलम 7 की बुनियाद पर डाटे को सॉर्ट करो, और जिसके नंबर सबसे कम उसे क्या कर दो? उसे नीचे ले आओ, जिसके नंबर सबसे ज्यादा है उसे ऊपर कर लो। ओके किया, तब ये देख लें 335, और उसके साथ उसे देखें बाकी तमाम की तमाम रो जो है वो अपडेट हो गई है, ठीक है। तो चलिए मैं अपने दोबारा सॉर्ट कर लेता हूँ। वैसे अब की बार मैं कहता हूँ इस तरह इस डाटे को अरेंज करो रोल नंबर की बुनियाद पर। रोल नंबर में मैं लेके चलना चाह रहा हूँ कॉलम 1 की बुनियाद पर चलाऊँ। एक कॉलम 1 की बुनियाद पर डाटा अरेंज करो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाओ, मतलब रोल नंबर 1 पहले, रोल नंबर 2 बाद में, फिर 3, फिर 4। सही है, देख ले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये उस अंदाज में डाटा हमारा सॉर्ट होता है। तो सॉर्टिंग कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर को। लॉजिकल ऑर्डर जो है डाटे की जो अरेंजमेंट होती है, डाटे की जो लॉजिकल हम अरेंजमेंट डिफाइन करते हैं उसे कहा जाता है सॉर्ट कहा जाता है। और सॉर्टिंग दो तरह की होती है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद 0 से 9, और जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर 9 to 0, ठीक है, Z to A और असेंडिंग A to Z।